लिन जियाजोंग का कारण प्रशंसनीय लग रहा था और लेडी माँ ने उत्सुकता से अपने पति को देखा, ये जानते हुए कि उसके विचार उसके जैसे ही थे। यद्यपि वह आश्वस्त थी, फिर भी उसे गहरी क्षति का एहसास हुआ। आखिरकार एक बहू की तुलना कभी भी बेटे से नहीं की जा सकती। जैसे ही भीड़ उन पर विश्वास करने लगी, जिया झेंग ने अचानक अपने मुंह के कोने को पकड़ा और एक कैबिनेट के एक छेद से उसने एक गंदा आधा सूखा वस्त्र निकाला। वस्त्र कीचड़ के धब्बों से ढका हुआ था, विशेष रूप से छाती के आसपास, जहां न केवल कीचड़ के धब्बे थे बल्कि कई संदिग्ध लाल दाग भी थे। जिया झेंग ने अपने हाथ में बागे को हिलाया और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड मास्टर लिन के शब्द बहुत प्रेरक हैं, जो मुझे उनकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि ओल्ड मास्टर लिन और एल्डर यंग मास्टर लिन इस परिधान की व्याख्या करें। यदि इसे गाड़ी चलाने के लिए पहना जाता था तो इस पर लाल ईंट के पाउडर के निशान क्यों हैं? मुझे यह मत बताइए कि इसे आपकी माँ ने तब पहना था जब उन्होंने ईंटें चुराई थी। ये चोगा उनके लिए एक कंबल बनाने के लिए पर्याप्त लंबा है। अगर उसने इसे चोरी करने के लिए पहना था तो क्या वह ठोकर खाकर पकड़े जाने का इंतजार नहीं कर रही होगी? लिन योंगचेंग लेडी माँ से लगभग एक सिर लंबा था और चूंकि पुरुषों के कपड़े पहले से ही ढीले होते हैं, इसलिए लेडी माँ संभवतः इसे नहीं पहन सकती थी। ये लबादा एक और मजबूत सबूत था। एक के बाद एक सबूत सामने आने के बाद लिन योंगचेंग अब अपने अपराध से इनकार नहीं कर सका, भले ही लेडी माँ ने खुद पर दोष लेने की कोशिश की। चोर का नाम वहां मौजूद सभी लोगों ने पहले ही लिन योंगचेंग पर लगा दिया था। आसपास की भीड़ को लिन योंगचेंग को डांटते और फटकारते हुए सुनकर लिन युआन ने अचानक जिया झेंग के कान में फुसफुसाया, तुम्हें कैसे पता चला कि चोगा वहां छिपा हुआ था? सच कहूं तो उसने चोरी के दौरान लिन योंगचेंग द्वारा पहने गए कपड़ों को ढूंढने के बारे में भी सोचा था, लेकिन किसी निश्चित लक्ष्य के बिना। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि कहां से शुरू करें। निश्चित रूप से वे सचमुच उस जगह को उलट पुलट नहीं कर सकते थे जैसा कि जियाजोंग ने कहा था। अगर उन्हें कुछ मिल जाता तो ये ठीक होता, लेकिन अगर उन्हें नहीं मिलता तो वे लिन परिवार को लिन युआन पर बदनामी का आरोप लगाने का एक और कारण दे देते। जिया झेंग ने एक धूर्त मुस्कान के साथ अपनी भौं उठाई, मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें बता दूंगा। उसकी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर लिन युआन को जलन के साथ अपने दांतों में खुजली महसूस हुई और उसने अपनी ठुड्डी को झुकाकर उसे अनदेखा कर दिया। अब जबकि लाल ईंटें मिल गई थीं और चोर की पहचान हो गई थी, अब बस यही बाकी था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। इस समय लिन योंगले अभी भी चुपचाप अपने आप से कुछ बुदा रहा था, कभी विनती कर रहा था तो कभी हंस रहा था। इसके अलावा लिन योंगचेंग से जुड़ी घटना के कारण लेडी माँ के पास उसके गंदे कपड़े साफ करने का समय नहीं था और थोड़े ही समय में उसने पूरी तरह से गंदगी फैला दी थी। पूरा कमरा गंदी और उबकाई पैदा करने वाली बदबू से भरा हुआ था। चूंकि चोर पकड़ा गया था, लिन युआन अब अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर की मुफ्त भूमिका को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी चाची को लेकर पहले चली गई। जिया झेंग स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चल रहा था। परिवार के मुखिया के रूप में लिन जियाजोंग अपने बेटे के संदेह को दूर करने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी उसे आगे आकर लिन युआन के साथ मध्यस्थता करने की आवश्यकता थी ताकि वह उसे संतुष्ट कर सके और इस मामले को शहर के स्कूल तक पहुंचने से रोक सके। अपने सबसे बड़े बेटे को स्तब्ध होकर वहीं जड़वत खड़ा देखकर लिन जियाजोंग जितना उसे देखता उतना ही क्रोधित होता और उसके पैर के पिछले हिस्से पर एक लात मारते हुए उसने शाप दिया, तुम निकम्मे हो। लेडी माँ ने जल्दी से अपने बेटे को गले लगा लिया, जो दर्द से कराह रहा था, आंसू और नाक बह रही थी। आप क्या कर रहे हैं? उसके पिता, क्या आप चाहते हैं कि आहचेंग आपके खुश होने से पहले आहले की तरह खत्म हो जाए? क्या यही बात है? एक प्यार करने वाली माँ वास्तव में अपने बेटे को बिगाड़ देती है। इस अच्छे बेटे को देखो जिसे तुमने पाला है। हम्फ, गुस्से में अपनी आस्तीन उछालते हुए लिन जियाजोंग ने तिरस्कार से अपनी नाक पकड़ी और अपने छोटे बेटे की ओर देखा, जो अभी भी कंग पर बड़बड़ा रहा था, और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। लेडी माँ ने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। लिन जियाजोंग के जाने के बाद ही उसने नाराजगी से भरी धीमी आवाज में खुद से कहा, हाँ, जिस बेटे को मैंने पाला है, जिस बेटे को मैंने अकेले ही पाला है। उनके दो बेटे कई सालों से शहर के स्कूल में पढ़ रहे थे और लिन जियाजोंग भी शहर में था। यदि निकटता ही मुद्दा थी तो क्या वह उनके पिता के रूप में ग्रामीण इलाकों में उनसे अधिक निकट नहीं थे? अगर उसे भी परवाह नहीं है तो वह कैसे प्रबंध कर सकती है? वह ये शब्द कहना और अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसने खुद को रोक लिया। केवल अपने बेटे को प्यार से मनाते हुए कहा, तुम कैसे हो? क्या आपके पैर में दर्द है? क्या तुम अभी भी चल सकती हो? लिन योंगचेंग ने अपनी जांघ के चोटिल पिछले हिस्से को रगड़ा, लेडी माँ का हाथ दूर धकेला और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे मत छुओ। क्या आप अभी सारा दोष अपने ऊपर नहीं ले सकते थे? अब देखो क्या हुआ, मैं अब स्कूल नहीं जा सकता। क्या अब तुम खुश हो? हम्फ, लेडी माँ हैरान रह गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोष अपने ऊपर ले लिया था। फिर भी लिन युआन और जिया झेंग, वे दोनों बहुत तेज तर्रार थे और यह काम नहीं कर पाया।
मेरे बेटे, अब वह मुझे दोष क्यों दे रहा है? लेडी माँ का हाथ झटकते हुए लिन योंगचेंग लंगड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। जब वह कंग बिस्तर के पास से गुजरा तो उसने अपने छोटे भाई की ओर घृणा से देखा और धीरे से बुदबुदाया, ये सब तुम्हारा दोष है। आपने उससे कोई समझौता नहीं किया और स्वयं भी उसमें शामिल हो गए। अगर मैं आपके लिए चीज़ें ठीक करने की कोशिश न करता तो क्या मैं इतना गरीब होता कि ईंटें चुराता? कान पर लिन योंगले अपना चेहरा रगड़ रहा था, एक मूर्खतापूर्ण खिलखिलाती मुस्कान देने के लिए अपना सिर घुमा रहा था। अपने बेटे को जाते देख लेडी माँ ने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और उसके पीछे पीछे बाहर चली गईं। आखिरकार वह उसका बेटा था और वह उसकी परवाह न करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आंगन में लियू लिमिन लगातार लिन युआन के कान में बड़बड़ा रहे थे, भतीजी, इस आदमी ने हमारा सामान चुरा लिया और इसका दोष अपनी माँ पर डाल दिया। कितना बदमाश है। आपको उसके साथ उचित व्यवहार करना होगा। अधिकारियों को उसकी सूचना देनी होगी ताकि वह जेल में बैठकर अपने गलत कार्यों पर विचार कर सके। ठीक है, क्या वह अभी भी शहर के उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? अपने चरित्र के साथ वह अब भी स्कूल कैसे जा सकता है? वे शिक्षक अवश्य ही अंधे होंगे। भतीजी, हमें स्कूल को भी सूचित करना होगा, उन्हें उसे निष्कासित करवाना होगा। ऐसा कृतघ्न जानवर जो अपने माता पिता की परवाह नहीं करता, अगर वह भविष्य में एक अधिकारी बन जाता है तो कौन जानता है कि उसके कारण कितने लोग पीड़ित होंगे। जबकि चाची लियू की आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी, लिन युआन ने जिया झेंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। दरअसल वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। अधिकारियों को रिपोर्ट करें, स्कूल को सूचित करें। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। पहले उसे पूरी तरह से अपमानित किया जाना चाहिए था और फिर उसका भविष्य नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा लिन योंगचेंग जैसे व्यक्ति के साथ उस भ्रष्ट स्कूल के माहौल में रहना उसके लिए घर पर रहने की तुलना में अधिक बुरा होने की संभावना थी। लिन युआन ने लियू लिमिन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बगल में खड़े लिन जियाजोंग ने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद से ही वह यहाँ की बातचीत पर कान लगाए हुए था। लियू लिमिन को अपने बेटे को बड़ी जेल में भेजने की बात करते हुए सुनकर वह बुरी तरह डर गया। एक बेटा जेल में पागल और अपंग हो गया, यदि दूसरा बेटा भी जेल में चला गया तो वह अपना आधा जीवन खो सकता है। शादी से आंटी, लिन जियाजोंग आखिरकार मिस्टर जियाजोंग के रूप में काम करते थे। वह शहर में एक अकाउंटेंट था और शब्दों और भावों को देखने की अपेक्षा मुस्कुराहट दिखाने में अधिक कुशल था। वह अभी तक लिन युआन और अन्य लोगों को दांत पीसकर कोस रहा था और अब वह चापलूसी भरी मुस्कान पर आ गया। लियू लिमिन लिन युआन को सलाह दे रही थी, तभी उसने लिन जियाजोंग को उसे ऐसा कहते सुना और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और 2 कदम पीछे हटते हुए तिरस्कार से कहा, मत करो, कृपया मुझे ऐसा मत कहो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है और अगर आप मुझे ऐसे बुलाते हैं तो इससे आपकी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या तब मेरी कोई इज्जत बचेगी? लेडी माँ, जो अभी अभी घर से बाहर आई थीं, उन्होंने लियू लिमिन की बातें सुनी और लगभग गिर पड़ीं। उनके घुटने कमज़ोर पड़ गए, लगभग कीचड़ भरी ज़मीन पर गिर पड़ीं। लियू लिमिन की जीभ बहुत क्रूर थी। लिन जियाजोंग भी उसकी बातों से रुंध गया और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। लेडी लियू के साथ व्यवहार करना बहुत आसान था, फिर उनकी लियू लिमिन जैसी बहन कैसे हो सकती थी? क्या वे सचमुच एक ही माँ से पैदा हुए थे? बड़बड़ाहट को एक तरफ रखते हुए इस मामले को अभी भी सुलझाया जाना चाहिए। तो मिस लियू, एक बुजुर्ग के रूप में आपके साथ इस पर चर्चा करना स्वाभाविक है, लिन जियाजोंग ने कहा जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और लियू लिमिन पर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा, वह बस क्षण भर के लिए भ्रमित था और जानबूझकर आपके परिवार की ईंटें चुराने नहीं गया था। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सरकारी दफ्तर को क्यों परेशान करना? क्या ये राई का पहाड़ बनाना नहीं है? इसके अलावा ये तो बस कुछ ईंटें हैं, हमारा परिवार इसकी भरपाई चांदी से कर सकता है। लिन जियाजोंग का इरादा पैसे से मामला निपटाने का था। लियू लिमिन ने अपने होठों को मोड़ लिया, लिन योंगचेंग को इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं था। इसके अलावा चांदी में मुआवजे का क्या उपयोग था? वह स्वयं अपने निजी धन से ढेर सारी लाल ईंटें खरीद सकती है, फिर उसकी घटिया चांदी पर किसे भरोसा होगा? लियू लिमिन को शायद इसकी परवाह न हो, लेकिन लिन युआन और जिया झेंग को इसकी परवाह जरूर थी। इससे पहले कि लियू लिमिन मना कर पाती, लिन युआन ने अपनी चाची की आस्तीन खींचकर उसे हिलाया और हल्के से मुस्कुराए, चाचा, आपका क्या मतलब है कि आप हमें चुप रहने के लिए पैसे देना चाहते हैं? लिन जियाजोंग ने इस बार लिटिल डिजास्टर स्टार से इतनी सहयोगात्मकता की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ, जब तक आप इस मामले को नहीं बढ़ाते, मैं चांदी देने को तैयार हूँ। चांदी देने को 5 टेल कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी चांदी कौन चाहता है? हम इसकी शिकायत अधिकारियों से करेंगे।
लियू लिमिन क्रोधित हो गईं और अपनी निकम्मी भतीजी के डांटने का इंतजार करने लगीं। तुम्हें क्या हो गया है, लड़की? क्या आपके पास ही सारे विचार नहीं थे? कुछ चांदी के सिक्कों से आप इतनी आसानी से कैसे बर्खास्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लिन योंगचेंग ने जो किया है उसे देखते हुए अगर वह बड़ी जेल में कुछ समय नहीं बिताएगा तो वह निश्चित रूप से सबक नहीं सीखेगा। लिन युआन ने लिन जियाजोंग को एक कपटी मुस्कान के साथ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने हाथ फैलाए। चाचा, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरी चाची सहमत नहीं है। उसे तुम्हारी थोड़ी सी चांदी पसंद नहीं है। जिया झेंग ने भी अपने कंधे उचका दिए और होंठ भींच लिए। बिल्कुल, मानो किसी भिखारी को खुश करने के लिए 5 टैल चांदी काफ़ी होगी। ये देखकर कि लिन युआन चांदी से प्रभावित नहीं हुआ, लियू लिमिन ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, हमें चांदी के कुछ टैल के लिए अपने सिद्धांतों को नहीं खोना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गई है। लिन जियाजोंग के होंठ फड़क उठे। क्या ये लोग यह नहीं कह रहे थे कि उसकी 5 टैल चांदी बहुत कम थी? 7 टैल। लियू लिमिन ने लिन युआन का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़े, साथ ही उन ग्रामीणों को भी आवाज़ दी जो हंगामा देख रहे थे। हर कोई, जब आप बाहर जाएं तो बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। ध्यान रखें कि आपका घर कोई तोड़कर बेच न दे। गांव वाले हंसने लगे, जिससे लिन जियाजोंग और उनका परिवार शर्म के कारण सीधा खड़ा भी नहीं हो सका। ये देखकर कि लियू लिमिन हार नहीं मान रही थी और लिन युआन के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लिन जियाजोंग ने अपने होंठ काटे, खुद को मजबूत किया और अपने पैर को पटकते हुए चिल्लाया, 10 टैल। लिन युआन और जिया झेंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मनोरंजन देखा। लिन योंगचेंग ने जो ईंटें चुराई थीं, उनकी कीमत अधिकतम 3 टैल चांदी थी, फिर भी लिन जियाजोंग ने इसकी कीमत 10 टैल तक बढ़ा दी थी। वास्तव में, वह एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाने को तैयार था। लिन युआन मुड़ा और दृढ़ता से खड़ा हो गया। ठीक है, 10 टैल। लेकिन मेरी एक और शर्त है। जब 10 टैल चांदी पहले ही पेश की जा चुकी थी, तो उसे किस स्थिति का डर हो सकता था? लिन जियाजोंग ने दांत पीसते हुए 2 शब्द कहे, आप कहिए। मैं चाहता हूं कि लिन योंगचेंग ईंटों को ठीक उसी तरह वापस ले जाएं जैसे वे थे अभी, और किसी को भी मदद करने की अनुमति नहीं है। लिन योंगचेंग कैसे तैयार हो सकता है? अब उन्हें दिन के उजाले में वापस ले जाने से क्या पूरे गांव के सामने उनकी बदनामी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें नहीं हिलाऊंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिन जियाजोंग ने उसके घुटनों के पीछे उसे लात मारते हुए चिल्लाया, अब तुम्हें शर्म का एहसास हुआ? तुम बेकार चीज हो। ये देखकर कि लिन जियाजोंग सहमत हो गया था, लिन युआन ने दर्शकों की भीड़ पर नजर डाली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह पास आए और धीमी आवाज में बोली, एक और बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अंकल। आज की बात यह है कि आपको सिर्फ मेरा मुंह ही नहीं सील करना है, बल्कि उन सभी लोगों का भी मुंह सील करना है जो इसके बारे में जानते हैं। पूरा मामला दिन की तरह स्पष्ट है, जैसा कि वे कहते हैं, कई जीभें मिलकर धातु को पिघला सकती हैं। अगर एक भी व्यक्ति इस मामले पर बात करेगा तो मुझे डर है। चाचा, क्या आपने यह नहीं सोचा कि पूरे गांव का मुंह कैसे बंद किया जाए? लिन जियाजोंग को लगा जैसे उसका शरीर जम जाएगा, पूरा गांव। फिर एक और चांदी चली गई। हालांकि पिछली रात की मूसलाधार बारिश की तुलना में बारिश के बाद सड़क पर चलना बहुत आसान था, लेकिन लिन योंगचेंग के लिए, जो पूरी रात सो नहीं पाया था और नाराजगी पाल रहा था, यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अपनी बाहों में 4 लाल ईंटें उठाए, लिन योंगचेंग सड़क पर आगे पीछे चल रहा था, गहरे और उथले कदम उठा रहा था। एक लाड़ प्यार से पाला गया युवा स्वामी, जिसने कभी कठिन श्रम नहीं किया था, जहां अन्य लोग एक बार में 10 ईंटें उठा सकते थे, वह केवल 4 ईंटें ही उठा सका। और कुछ ही यात्राओं के बाद 4 की संख्या घटकर 2 रह गई। यहां तक कि केवल 2 ईंटों के साथ वह गलती से एक कीचड़ के गड्ढे में चला गया, उसके पैर जवाब दे गए और वह कीचड़ भरी जमीन पर जोर से गिर गया। हा। सड़क के दोनों ओर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जो उत्साह देखने के लिए दौड़ पड़े, जिनमें गांव के पूर्वी छोर पर रहने वाले लोग भी शामिल थे। आसपास पूछताछ करने पर ही उन्हें उसके द्वारा किए गए शर्मनाक कृत्य का पता चला और उन्होंने इसे अपने बच्चों के लिए एक सबक के रूप में लिया तथा सवाल किया कि अगर किसी का चरित्र ही खराब है तो अच्छे स्कूल में जाने का क्या फ़ायदा। कीचड़ में पड़े हुए लिन योंगचेंग को सभी की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उसे बच्चों का तिरस्कार भी सहना पड़ा। वह पश्चाताप और अन्याय से भर गया और अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस बच्चे को छोटी उम्र से ही लिन जियानलिंग और लिन जियाजोंग के हाथों में पाला गया था, उसे कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसका मजबूत दिखने वाला दिल अब कई टुकड़ों में बिखर चुका था, जिसे पूरी तरह से वापस जोड़ना असंभव था। लिन युआन ने अपने पिछले जीवन में ऐसे कई बच्चों को देखा था। उसने लिन योंगचेंग को सहानुभूति के साथ देखा, और लेडी माँ जो अपने बेटे से कीचड़ पोंछने के लिए आगे बढ़ी, उसने पहले से ही लिन योंगचेंग के भविष्य को भांप लिया था।
यदि वह इस छाया पर विजय पा सके तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं तो वह खुद पर से विश्वास खो देगा और कभी कुछ खास नहीं कर पाएगा। इस अचानक बारिश ने लिन युआन की कई योजनाओं को बाधित कर दिया था। नया मकान, जो पूरा होने में बस कुछ ही दिन दूर था, अब निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अंदर से पर्याप्त रूप से सूखने तक इंतजार करना होगा ताकि कोई दुर्घटना न हो। हालांकि उस दोपहर लिन एशुआन ये कहने आया कि बढ़ई ने फर्नीचर लगभग पूरा कर लिया था और लिन युआन के फर्श के लिए लकड़ी के बोर्ड भी जगह पर थे। फर्नीचर लिन युआन के परिवार द्वारा कई दिनों की चर्चा का परिणाम था। मुख्य हॉल के लिए 8 अमर मेज, बेडरूम के लिए छोटी कांग मेज और अध्ययन के लिए पुस्तक अलमारियों के साथ डेस्क को डिजाइन करते समय लिन युआन ने आधुनिक सोच को लागू किया तथा दीवारों के लिए कई छोटे दराज, 2 बड़े साइड दराज और कोने में अलमारियां जोड़ दीं। अध्ययन कक्ष को मुख्य हॉल में एक छोटे से स्थान में बनाए जाने के बावजूद इस तरह के डिजाइन ने इसे और भी अधिक विशिष्ट बना दिया, जिसका श्रेय लिन युआन की विचारशील योजना को जाता है। प्रारंभ में लिन युआन ने मुख्य हॉल के केंद्र में मेहमानों के मनोरंजन के लिए 2 पंक्तियों में सुंदर ढंग से तैयार की गई कुर्सियां और छोटी मेजें रखनी चाहिए थीं, जैसा कि धनी परिवारों के घरों में होता है। हालांकि सीमित स्थान को देखते हुए यदि वह ऐसा करती तो संभवतः खाने की मेज के लिए कोई जगह नहीं बचती। वह अपने परिवार को अलग अलग खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कुर्सियां और मेजें हटाने का कठिन निर्णय लिया। केवल लिन युआन ही नहीं था जिसकी योजना बारिश के कारण बदल गई थी। लियू लिमिन और लेडी फैन भी अपने घर की स्थिति को लेकर चिंतित थे और उन्हें और अधिक रिसाव का डर था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और अगले दिन लौटने की तैयारी की। लेडी लियू के पास ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, और लेडी फैन ने अपनी बेटी से पहले ही वादा कर लिया था कि वह जन्म देने से पहले उसके साथ आएगी, जिससे लेडी लियू को कुछ हद तक राहत मिली। लेडी लियू समझती थी कि घर पर कई मामलों के लिए उसकी मां की जरूरत है। लेडी फैन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि लेडी लियू भी चिंतित थीं। यद्यपि उनके घर का नवीनीकरण हो चुका था, लेकिन कम से कम 20 वर्ष हो गए थे। भारी बारिश के कारण उसे अपने पिता के घर पर अकेले होने की चिंता हो रही थी। इसके अलावा उसके दूसरे भाई की हालत खराब थी। वह अच्छे मौसम में भी अक्सर बीमार पड़ जाता था, नमी और बरसात की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि वह स्वयं की उपेक्षा करता है और उसे सर्दी लग जाती है तो उसे अगले 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है। अपनी माँ और दादी को आंटी के स्वास्थ्य पर चर्चा करते देख लिन युआन ने रणनीतिक रूप से सोचना शुरू कर दिया। हालांकि वह आंटी से केवल 1 या 2 बार ही मिली थी, फिर भी उसे उनकी सौम्य वाणी और उदार व्यवहार बहुत पसंद आया था। इसके अलावा उसके चाचा अब जवान नहीं रहे, और यदि स्वास्थ्य कारणों से दंपति बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे तो परिवार के कनिष्ठ सदस्य के रूप में यह उसके लिए सहन करना कठिन था। यदि संभव हो तो अगली बार जब वह लाओ फैन से मिले तो वह उससे पूछेगी कि क्या वह आंटी की नब्ज देख सकता है, ताकि पता चल सके कि वह कुछ कर सकता है या नहीं। यदि उसकी हालत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, यदि नहीं तो कम से कम उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। जब घर लौटने की बात आई तो लियू लिमिन शायद सबसे कम खुश थी। सुबह से ही मुंह बनाए हुए थी, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि वह नहीं जाना चाहती थीं। लिन युआन ने हंसते हुए कहा। वह जानती थी कि उसकी छोटी चाची अभी भी अपनी टोफू की दुकान के बारे में सोच रही थी। वे उद्घाटन के लिए माहौल को जीवंत बनाने के लिए एक साथ जाने पर सहमत हुए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण योजना में देरी हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह निराश थीं। इसके अलावा लियू लिमिन की अपनी खुद की दुकान खोलने और बॉस बनने की योजना थी। सीखने के लिए इतना बढ़िया अवसर होने पर भी वह इसे कैसे छोड़ सकती थी। फिर भी इसमें कोई मदद नहीं थी। आप अधिक शक्तिशाली बल के साथ बहस नहीं कर सकते, और चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह लेडी फैन की झुंझलाहट को मात नहीं दे सकती थी। अपनी छोटी चाची के निराश लेकिन अप्रतिरोधक व्यवहार को देखकर लिन युआन हंसी। छोटी चाची, अगर आप दादी की बकबक से इतनी डरती हैं तो आप किसी आदमी को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती? फिर तुम्हें कुछ और सुनने की जरूरत नहीं होगी। लियू लिमिन ने गुस्से में अपने कपड़े अपने बंडल में भर लिए और लिन युआन को घूरते हुए कहा, मुझ पर हंसना बंद करो। मैंने अभी तक आपके साथ हिसाब किताब भी नहीं निपटाया है। कल जब हमने लिन योंगचेंग के साथ सौदा किया तो आप और जिया जेंग पहले से ही चांदी की मांग करने की योजना बना चुके थे, और फिर भी आपने मुझे अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया। तुम दोनों सचमुच एक जोड़ी हो। लिन युआन अवाक रह गया। दरअसल उन्हें कल बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभाने के लिए लियू लिमिन की जरूरत थी, जिससे लिन जियाजोंग से 10 टैल चांदी निकालना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। अन्यथा वह कंजूस आदमी कभी भी स्वेच्छा से चांदी नहीं देता। हे छोटी चाची, गुस्सा मत हो। मैंने ये हमारे परिवार की भलाई के लिए किया। लिन युआन ने जल्दी से वे कपड़े लिए जिन्हें लियू लिमिन ने पैक करना समाप्त नहीं किया था, और उन्हें बड़े करीने से मोड़ना शुरू कर दिया, और कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मैंने दादी को पुत्रवत श्रद्धा के प्रतीक के रूप में 10 टैल चांदी दी। लियू लिमिन ने उसे अर्थपूर्ण निगाहों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा।
कपड़े तय करते समय लिन युआन को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि लेडी फैन अपनी माँ के साथ अंतरंग बातचीत में तल्लीन थी और उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, और फिर उसने आंख मारी और फुसफुसाया, छोटी चाची, हम सहयोगी हैं जिन्होंने मिलकर किसी को धोखा दिया है, इसलिए हमारे पास अपने छोटे रहस्य होने चाहिए, है ना? लियू लिमिन ने उसे सावधानी से देखा, दूरी बनाए रखने के लिए अपने नितंबों को पीछे कर लिया। शुरू मत करो। आपके साथ कौन सहयोगी है? मैं, एक धर्मी व्यक्ति, दूसरों को धोखा देने में आप दोनों के साथ कैसे सांठगांठ कर सकता हूं? अगर यह बात बाहर आ गई तो लियू लिमिन की प्रतिष्ठा का क्या होगा? लिन युआन लगभग अपने दांत पीस रही थी। कैसी प्रतिष्ठा? जब आपने दियासलाई बनाने वाले को घर से बाहर निकाला था तब आपकी प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, है ना? ओह आंटी, कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपकी प्यारी भतीजी हूँ। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लिन युआन उसके करीब गई और ये देखकर कि उसकी चाची भागने की सोच रही थी, उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया और स्नेह से कहा, चाची, बस मुझे बताएं कि आप किस तरह की दुकान खोलना चाहती हैं। इस तरह मैं आपको जगह ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, है ना? क्या होगा अगर मैं किसी दिन सड़क पर कोई उपयुक्त दुकान देख लूँ और उसे आपके लिए सुरक्षित कर लूँ? ये कहने के बाद लिन युआन अपने ही चुलबुले स्वर से लगभग घबरा गई। जियो लिनशुन को इतनी सहजता से आकर्षित करते हुए देखकर जब उसने कोशिश की तो यह ऐसा कैसे हो गया? दूसरी ओर लियू लिमिन को यह एक दुर्लभ खुशी लगी, न केवल लिन युआन के लहजे के कारण बल्कि इसलिए भी कि उसके शब्दों ने वास्तव में उसे लुभाया। दरअसल दुकान खोलने का विचार उसके दिमाग में तब आया जब लियू सिक्की की शादी हुई। दूसरी भाभी जेंग रुयुए के परिवार के पास एक रंगाई कार्यशाला थी, हालांकि छोटी थी, लेकिन कम से कम इससे लाभ तो होता था। शादी के बाद उसके दूसरे भाई ने भी वहां मदद की और उन्होंने जो चांदी कमाई वह उसके सबसे बड़े भाई द्वारा खेतों में दिन भर मेहनत करके कमाए गए धन से कहीं अधिक थी और यह जल्दी भी आ जाती थी। उनके माता पिता की उम्र बढ़ने के कारण वह उन्हें खेती के लिए संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहती थीं। इसलिए दुकान शुरू करने का विचार मन में आया। हालांकि दुकान खोलना इतना आसान काम नहीं था। यद्यपि वहां काफ़ी संख्या में महिलाएं थीं जो अपना स्वयं का व्यवसाय चलाती थीं, फिर भी यह ऐसा काम था जिसमें सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना पड़ता था। माता पिता की स्वीकृति प्राप्त करना तो दूर की बात थी। यहाँ तक कि शुरुआत में उन्हें भी इस बाधा को पार करना कठिन लगा। जब उसे पता चला कि लिन युआन ने उसकी दुकान खोली है तो उसे बहुत प्रोत्साहन मिला। यदि एक युवा लड़की दुकान खोल सकती है तो वह क्यों नहीं खोल सकती? क्या आप सचमुच मुझे एक दुकान ढूंढने में मदद कर सकते हैं? लिन युआन के शहर में ज़्यादा सक्रिय रहने के कारण लियू लिमिन को यह विचार विशेष रूप से पसंद आया। लियू लिमिन की दिलचस्पी देखकर लिन युआन ने तुरंत सिर हिलाया, बेशक। भले ही मैं एक भी ना पाऊँ, क्या वहाँ जिया जेंग नहीं है? मुझे जो टोफू की दुकान मिली उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है ना? उन्होंने ही इसे मेरे लिए ढूंढा था। लिन युआन ने गर्व के साथ बात की, इस तथ्य से अनजान कि उसके स्वर में जिया जेंग को उसकी निजी संपत्ति के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि लियू लिमिन ने इन विवरणों पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान टोफू की दुकान पर केंद्रित था और वह धीरे से बोली, हम उस दुकान का स्थान, ईमानदारी से, बहुत अच्छा है और इमारत भी अच्छी है। आंटी, आप असल में किस तरह की दुकान खोलना चाहती हैं? लियू लिमिन ने अपने होंठ काटे, एक दुर्लभ अवसर पर शर्माते हुए। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको मुझ पर हंसना नहीं चाहिए। लिन युआन के बार बार आश्वासन मिलने के बाद लियू लिमिन ने मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, मैं एक वाइन हाउस खोलना चाहता हूँ। शराब खाना? लिन युआन कुछ हैरान हुआ। लियू लिमिन को डर था कि वह जोर से चिल्लाएगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लिन युआन आश्चर्यचकित थी। इस युग की महिलाएं वास्तव में ऐसे व्यवसायों में संलग्न थीं जिनके लिए उन्हें जनता की नज़रों में रहना पड़ता था, लेकिन ऐसे व्यवसाय आमतौर पर कपड़ा या आभूषण से जुड़े होते थे, जैसे कि मोसानियां द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय। हालांकि बहुत कम लोग थे, लगभग कोई भी नहीं, जो शराबखाने चलाते थे। आखिरकार शराब ऐसी चीज थी जिसका आनंद मुख्य रूप से पुरुष ही लेते थे, और महिलाएं यदि पीती भी थीं तो सिर्फ स्वाद के लिए। लिन युआन के आश्चर्य को देखकर लियू लिमिन ने इस प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया था और कोई नाराजगी नहीं दिखाए। इसके बजाय वह और भी शांत हो गई और बोली, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपकी चाची पागल हो गई हैं। सड़क पर इतनी सारी दुकानें और व्यवसाय होने के कारण किसी महिला के लिए उपयुक्त चीज़ चुनने के बजाय मैंने वह चीज़ चुनी जो आमतौर पर पुरुषों का काम है। हालांकि मैं अलग तरह से सोचता हूँ। ऐसी कई महिलाएं हैं जो शराब पी सकती हैं, है ना? तो फिर महिलाओं को भी शराब बनाने और बेचने की अनुमति क्यों न दी जाए? लियू लिमिन की दृढ़ निगाहों को देखकर लिन युआन की आंखें एक पल के लिए प्रशंसा से चमक उठीं। उसकी चाची ने सचमुच उसे निराश नहीं किया, यहाँ तक कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के बारे में सोचकर भी।
लेकिन शराब बनाना वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले श्रमिकों को काम पर रखने का मामला था। टोफू बनाने के विपरीत शराब बनाना शारीरिक श्रम था, जिसका मतलब था कि पुरुषों को काम पर रखना। यदि आसपास अधिक पुरुष होंगे तो परेशानी बढ़ेगी। एक ऐसी महिला के रूप में जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, यदि लियू लिमिन हर दिन पुरुषों के एक समूह के साथ घुलती मिलती है तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी धूमिल हो सकती है कि वह कभी शादी नहीं कर पाएगी। फिर शराब की बिक्री हुई। जहां तक लिन युआन को पता था, अकेले जुमा टाउन में 4 या 5 शराबखाने थे, जिनमें से कुछ अपनी शराब बनाते और बेचते थे, जबकि अन्य केवल बिक्री का काम करते थे। और उनमें से सबसे बड़ा मेंग फैमिली वाइन हाउस कई दशकों का इतिहास रखता था और उसने जुमा टाउन के सभी शराबखानों और सरायों के लिए शराब की आपूर्ति पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि फूमन बिल्डिंग भी उनकी शराब का उपयोग करती थी। ऐसे दुर्जय और प्रतियोगी का सामना करते हुए लियू लिमिन अपना खुद का वाइन हाउस खोलना चाहती थी, लेकिन क्या ये व्यवसाय को आकर्षित कर सकता है, यह एक सवाल था। इसे विस्तार देने की तो बात ही छोड़ दें। चूंकि उसने वाइन हाउस खोलने के बारे में सोचा था, इसलिए लियू लिमिन ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में विशेष पूछताछ की थी। लिन युआन को भौहें चढ़ाते और सोचते हुए देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रही थी और धीरे से बोली, मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंतित हो और मैं चिंता कैसे न करूं। मूलतः मैं सिर्फ बेचने के बारे में सोच रहा था, शराब बनाने के बारे में नहीं। लेकिन मैंने सुना कि मेंग फैमिली वाइन हाउस की शराब दूसरों को बेचने के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इतने लंबे समय से मैंने इस मामले पर किसी से बात नहीं की है। युवान, ऐसा दिखावा करो कि तुमने ये कभी नहीं सुना। चाची, अगर मैं आपके वाइन हाउस को बड़ा बनाने का कोई तरीका खोज सकूं, यहाँ तक कि उसे मेंग फैमिली वाइन हाउस के बराबर दर्जा दिला सकूं, तो आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगी। लिन युआन को अचानक एक अच्छा विचार आया और उसने मजाकिया अंदाज में लियू लिमिन को आंख मार दी। लियू लिमिन अभी भी आहें भर रही थी, लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुमने क्या कहा? क्या आपके पास सचमुच कोई रास्ता है? बड़े होने की बात मत करो। जब तक मेरा वाइन हाउस जीवित रह सकता है, मैं मेंग फैमिली वाइन हाउस की तरह शहर में प्रमुख शक्ति बनने की मांग नहीं करता। मैं बस लगातार चांदी कमाना चाहता हूँ। लिन युआन ने सिर हिलाया। आंटी, आप बहुत सरल सोच रही हैं। चूंकि आप दुकान खोलना चाहते हैं, इसलिए आपको सबसे अच्छी दुकान खोलनी होगी। वैसे भी मैं, लिन युआन, इसी तरह काम करता हूँ। आप कमजोरी भी नहीं दिखा सकते। अपनी बात समाप्त करते हुए वह लियू लिमिन के कान के पास झुकी और फुसफुसाए, हमारा प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें एक अलग रास्ता अपनाना होगा। मेरी बात सुनो, हम कर सकते हैं। जैसे ही लियू लिमिन ने लिन युआन की विस्तृत व्याख्या सुनी, उसकी भौहें, जो अब तक शांत नहीं हो पा रही थीं, अचानक उठ गईं और उसकी घुमावदार भौहें दिखने लगीं, जो देखने में भी अद्भुत थीं। उसके बारे में कैसा है? लियू लिमिन रोमांचित हो गए। तुम लड़की, तुम्हारे पास इतने सारे चतुर विचार क्यों हैं? मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। जब तक तुम मेरे वाइन हाउस को सफल बनाते रहो, जब तुम जिया झेंग के साथ अपनी भव्य शादी करोगी, तो मैं तुम दोनों के लिए सारी वाइन का ध्यान रखूंगा। लियू लिमिन को खुशी से बहते और अपनी गंभीरता खोते हुए देखकर लिन युआन की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपना पैर पटक कर उसे अनदेखा कर दिया। एक दिन सूखने के बाद भी सड़कें थोड़ी कीचड़ भरी थीं, लेकिन अब यह यात्रा में बाधा नहीं थी। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद जिया झेंग लेडी फैन और लियू लिमिन को घोड़ा गाड़ी में लियू फैमिली विलेज वापस ले जाने के लिए तैयार था। जिस दिन दादाजी घर लौटे, लिन युआन ने बहुत सारी चीजें पैक की थीं, लेकिन वे सभी दादाजी द्वारा उतार दी गईं और वापस ले ली गईं। इस बार उसने कई दिन पहले से ही मांस और सब्जियां तैयार कर ली थीं और वह आंटी वान के घर जाकर नई अचार वाली सब्जियों का एक जार भी खरीद लाए। जब से चाची वान को लिन युआन का गुप्त नुस्खा मिला, तब से उनकी अचार वाली सब्जियां अच्छी तरह से बिक रही थीं। न केवल लिन गांव के लोग, बल्कि शहर के भी कई लोग अपने भोजन के साथ अचार वाली सब्जियां खरीदने के लिए होड़ में थे। इसलिए लिन युआन ने भी दादी को उन्हें आजमाने के लिए एक जार खरीदा। लियू लिमिन को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये लिन युआन की पितृभक्ति थी और उसने इसे ज्यादा मना नहीं किया। हालांकि लेडी फैन अपनी बेटी के नए घर और बीमार परिवार के सदस्य के बारे में सचेत थी, इसलिए वह लिन युआन को पैसे खर्च करने देने के लिए अनिच्छुक थी और उसने उसके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जियो लिनशूंग द्वारा अपने आकर्षक आकर्षण का प्रदर्शन करने के बाद ही लेडी फैन ने आज्ञाकारी रूप से उन्हें स्वीकार किया। हालांकि लेडी फैन के जाने के बाद ही लिन युआन को लेडी लियू के तकिए के नीचे एक पर्स मिला। इसे खोलने पर उसे न केवल 10 तैल चांदी मिली जो उसने पहले लेडी फैन को पुत्र भक्ति के प्रदर्शन के रूप में दी थी, बल्कि अतिरिक्त 10 तैल चांदी के सिक्के भी मिले। लेडी लियू भी आश्चर्यचकित हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। पर्स को पकड़े हुए लिन युआन ने अपने हाथ में उसका भारी वजन महसूस किया। निश्चित रूप से ये लेडी फैन ही थी जिसने इसे वहां छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी मना कर देगी।
इसलिए उसने चुपके से इसे अपनी बेटी के तकिए के नीचे रख दिया था। यह एक माँ का प्यार था जो अपनी बेटी को थोड़ा भी कष्ट सहते हुए नहीं देख पाती थी, हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लाने के बारे में सोचती रहती थी। तभी लिन युआन को वह अर्थपूर्ण नज़र याद आई जो लियू लिमिन ने उसे दी थी जब उसने बताया था कि उसने लेडी फैन को लगभग 10 टैल चांदी की पेशकश की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रजत पदक छोड़ने का निर्णय माँ और बेटी ने पहले ही ले लिया था और आने से पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। लिन युआन ने अपनी माँ के हाथ में चांदी छिपाते हुए उसे अच्छी तरह से रखने का निर्देश दिया। अब घर में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन लेडी फैन की भावना ही वह चीज़ थी जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। घर की मरम्मत अभी शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन टोफू की दुकान से अच्छी खबर आई। दुकानदार जो एक कुशल व्यक्ति था और कुछ ही दिनों में उसे एक सहायक भी मिल गया। क्योंकि टोफू बनाने में कुछ कदम एक आदमी के नियंत्रण में सटीक नहीं है, लिन युआन ने श्रमिकों की भर्ती करने से पहले ही दुकानदार जो को सूचित कर दिया था। उन्होंने उनसे कहा कि वे केवल पुरुषों को ही नौकरी पर न रखें, बल्कि कई योग्य महिलाओं को भी नियुक्त करें, अधिमानतः ईमानदार और दृढ़ निश्चयी मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को। इस तरह उसे टोफू कार्यशाला में लैन हुआ को अकेले छोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। टोफू बनाने की बात करें तो लैन हुआ वास्तव में इसमें कुशल थी और उसे लिन युआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन युआन को उस पर पूरा भरोसा था। यद्यपि लैन हुआ अभी तक अपने दम पर सब कुछ प्रबंधित नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने चरित्र के साथ उसे कार्यशाला की उत्पादन प्रक्रिया और उन ईमानदार महिलाओं की देखरेख करने में कोई समस्या नहीं होगी। दुकानदार जो ने सामने के कारखाने में लेखांकन और श्रमिकों के वितरण का ध्यान रखा, जबकि लैन हुआ ने पीछे के कारखाने में टोफू उत्पादन का प्रबंधन किया। कार्यशाला में उनके साथ लिन युआन को राहत महसूस हुई। जैसे ही वह टोफू कार्यशाला से बाहर निकली, उसने देखा कि जिया झेंग घोड़ा गाड़ी के शाफ्ट पर चुपचाप बैठा हुआ है और भौहें चढ़ाए हुए है, मानो किसी विचार में खोया हुआ हो। ये पहली बार था जब लिन युआन ने उसे इस तरह देखा था और वह हैरान होने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अरे तुम आजकल कौन से लाभदायक व्यवसाय का सपना देख रहे हो? आप बहुत तल्लीन लग रहे हैं। जिया झेंग ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में क्षणिक अनिच्छा थी, फिर वह अपनी सामान्य चंचलता में लौट आया और हंसते हुए बोला, बेशक यह एक उच्च कोटि की धन कमाने की योजना है। मुझे बताए, शहर में चुनफेंग बिल्डिंग अब बहुत धन कमा रही है। क्या मुझे भी वेश्यालय नहीं खोलना चाहिए? मुझे यकीन है कि इससे बहुत धन कमाया जा सकेगा। लिन युआन ने नाक भान से कुर्री, गाड़ी पर चढ़ गया और डिब्बे में कूद गया और बड़बड़ाया, वेश्यालय में इतना लाभ क्या है? यदि आप कुछ खोलने जा रहे हैं तो पुरुष वेश्यालय खोलें। धन की बात तो भूल ही जाए, आप तो निश्चित रूप से एक बड़ी पानी की टंकी भी भर देंगे। जिया झेंग दंग रह गया, उसे हंसने में आधा दिन लग गया। उसे एहसास हुआ कि युवती उससे चिढ़ गई होगी। निश्चिंत रहो, भले ही मैंने सचमुच वेश्यालय खोल लिया हो, मैं निश्चित रूप से वहां कदम नहीं रखूंगी। गाड़ी के अंदर लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाईं, धीरे से बुदबुदाया, जाओ या मत जाओ, मुझे इससे क्या लेना देना। हालांकि उसकी ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें अभी भी उसके अच्छे मूड को दर्शा रही थीं। जिया झेंग ने स्नेहपूर्वक गाड़ी की ओर देखा, अपना सिर घुमाया और घोड़े की पिछली सीट को हल्के से हिलाया और धीरे धीरे फूमन बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। उसकी भौहें फिर से तन गईं, क्योंकि उसे अभी अभी अपने बड़े भाई से एक उड़ता कबूतर पत्र मिला था। उन्होंने सोचा था कि हाल ही में हुई भारी बारिश से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन पता चला कि दक्षिण में अभी भी बाढ़ की आपदाएं हैं। जिया झेंग ने मुंह बनाया और घोड़े को फिर से कोड़ा मारा और अपने अविश्वसनीय पिता की आलोचना की। आमतौर पर उनके पिता या तो उन्हें डांटते थे या उन्हें जेल में बंद कर देते थे और व्यापार करने से मना कर देते थे, तथा हमेशा उन्हें कोड़े मारते हुए सैन्य मैदान में सैनिकों के साथ प्रशिक्षण के लिए ले जाते थे। अब दक्षिण में बाढ़ आने और आपदा राहत के लिए शाही दरबार को चांदी की आवश्यकता होने के कारण उसके पिता को अचानक अपने बेटे की याद आई जो बाहर गुप्त रूप से व्यापार कर रहा था, और उसने अपने बड़े भाई से उसे वापस बुलाने पर जोर दिया। क्या बकवास है, हमेशा मेरी चांदी के पीछे। मेरी चांदी महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए आरक्षित है। उस व्यक्ति से किए गए वादे के बारे में सोचते हुए जिया झेंग ने अपनी छाती को कुछ दर्द से रगड़ा, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसके पिता ने पहले ही उसकी चांदी का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया हो। अपने पीछे खड़ी शांत गाड़ी पर नजर डालते हुए जिया झेंग को पता चल गया कि युवती फिर से झपकी लेने लगी होगी। हर बार जब वह गाड़ी में सवार होती थी तो युवती सो जाती थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ जिया झेंग ने अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और अपने साथ लाए हुए बढ़िया ब्रश से तेजी से कुछ शब्द लिख दिए। फिर उसने आसमान की ओर सीटी बजाए और एक छोटे बर्फ सफ़ेद कबूतर को बुलाया। अपना संदेश ले जाने वाले कबूतर को छोड़ने के बाद जिया झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं? जब तक कि आपको थोड़ा खून न निकले। जब तक वे फूमन बिल्डिंग पहुंचे, लिन युआन लगभग 2 घंटे से सो रहा था।
अपने मुंह के कोने पर चमकती लार को पोंछते हुए लिन युआन ने झुंझलाहट में खुद को कोसा, कितना शर्मनाक है। मैं भाग्यशाली हूं कि उस आदमी ने मुझे नहीं देखा, वरना वह निश्चित रूप से मुझे नीची नज़र से देखता। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि वह मुझसे घृणा करता है या नहीं। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं और अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने कपड़ों पर रगड़ा। वह कुछ परेशान महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आजकल वह जिया झेंग के बारे में अधिक चिंतित थी। लियूजी सुबह से ही फूमन बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा था। गाड़ी को अंततः आते देख उसने अपने सुन्न पैरों को पटकते हुए अमर स्वर्ग और पृथ्वी को धन्यवाद दिया और जल्दी से जिया झेंग के पास जाकर झुककर कहा, युवा मास्टर मिस लिन, आप अंततः आ ही गईं। अगर आप थोड़ी भी देर से आते तो दुकान का मालिक शायद पीछे हट जाता। जैसे ही उसने लिन युआन को गाड़ी से नीचे उतरने में मदद की, जिया झेंग ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, अगर वह पीछे हटता है तो उसे रहने दो। अंत में उसे ही पछताना पड़ेगा। ये कहते हुए जिया झेंग लिन युआन के नाजुक हाथ की हथेली को खरोंचना भी नहीं भूला। उसके शरारती हाथ को महसूस करते हुए लिन युआन पहले तो शर्मा गई और फिर लियूजी को उन्हें देखता हुआ देखकर झुंझलाहट में अपने होंठ काट लिए और अपनी उंगली को मोड़कर अपने छोटे लेकिन तीखे नाखूनों को उसके मांस में गड़ा दिया। हिस, जिया झेंग ने दर्द से ठंडी सांस ली और जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। ये जानते हुए कि जिया झेंग सिर्फ नाटक कर रहा था, लिन युआन ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया और अपने होठों को कोनों पर मोड़ते हुए लियूजी की ओर देखा। ये कैसा है? क्या ये वही दुकानें हैं जिन पर मेरी नज़र पहले थी? जैसे ही यह विषय उठा, लियूजी का बकबक फिर से खुल गया और उसने उत्साह से इशारा किया, ओह मिस लिन, आप सचमुच एक ऋषि हैं। मैं अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हूँ, पूरी तरह प्रभावित हूँ। आपने ये कैसे देखा कि एक दुकान जो 1 दशक से अधिक समय से खुली थी, बेच दी गई? आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। मुझे इस पर विश्वास करने से पहले 3 बार इसकी पुष्टि करनी पड़ी। बातें करते हुए वे तीनों फूमन बिल्डिंग के भव्य कमरे में दाखिल हुए, जहां एक 30 वर्षीय व्यक्ति पहले से ही इंतजार कर रहा था। लिन युआन ने दरवाजे के छेद से झांका और उसे याद आया कि वह वेस्ट स्ट्रीट पर एक सूखे सामान की दुकान का मालिक था। उसने एक बार वेस्ट स्ट्रीट पर एक उपयुक्त दुकान की जगह की तलाश की थी और उसे उसकी दुकान पसंद आ गई थी। इसके अलावा उसने देखा था कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उसने लियूजी को उस पर नज़र रखने और बिक्री की कोई भी खबर उसके लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। जैसा कि बाद में पता चला, दुकान सचमुच बिक गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियूजी ने उसे देखते ही उसकी इतनी प्रशंसा की। जिया झेंग ने भी दरवाजे के गैप से झांका और लिन युआन की ओर आश्चर्य से देखा। तभी लिन युआन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, इसकी दुकान के 10 साल से ज्यादा पुराने होने से धोखा मत खाओ। यह आदमी किसी व्यापारी जैसा नहीं बल्कि किसी विद्वान जैसा दिखता है। जिया झेंग ने भी इस बात पर गौर किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एक विद्वान सज्जन के पास व्यावसायिक सोच नहीं हो सकती या वह एक ऐसी दुकान को बर्बाद कर देगा जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रही थी। लिन युआन मुस्कुराए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिया झेंग ने इसे नहीं देखा। यदि वह उस आदमी की सूखे सामान की दुकान में कुछ समय बिताता तो वह निश्चित रूप से उस दुकान के बंद होने का कारण समझ जाता। जैसे ही दरवाजा खुला और वे अंदर गए, जिया झेंग ने कुछ असामान्य किया। वह उसके पास नहीं रुका बल्कि लाओफैंग को ढूंढने के लिए मुड़ा। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक मितभाषी किस्म का व्यक्ति था, जो युवा लड़कियों के साथ व्यवहार करते समय निश्चित रूप से असुविधा में था। इसके अलावा यहाँ तक कि सबसे अनुभवी व्यापारी भी उसकी दया पर निर्भर होगा, क्योंकि लिन युआन, जो कि एक तेज दिमाग वाली महिला है, के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि उसका फायदा उठाया जाए। कमरे में पहले स्टूल पर बैठा आदमी तुरंत खड़ा हो गया जब उसने लिन युआन को उसे प्रणाम करते देखा। यद्यपि उस युवा लड़की को देखकर आश्चर्य और भ्रम की स्थिति थी, फिर भी वह विशेष रूप से विनम्र था और उसने उसकी युवावस्था के कारण किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं की। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे लियूजी ने उनका परिचय कराते हुए कहा, बॉस मेंग, यह मिस लिन है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वह आपकी दुकान खरीदना चाहती हैं। और यह बॉस मेंग है, सूखे सामान की दुकान का मालिक। लिन युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया और मेंग लियांगडोंग ने झुककर जवाब दिया, वास्तव में आपसे मिलकर खुशी हुई। जब वे दोनों बैठ गए तो लियूजी ने ध्यान से उनके लिए चाय डाली। इस क्षण का लाभ उठाते हुए लिन युआन ने मेंग लियांगडोंग को और करीब से देखा। सच कहा जाए तो बॉस मेंग वास्तव में व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं थे। एक शिक्षक के रूप में भी वे इतने सतर्क थे कि वे पांडित्यपूर्ण होने की सीमा तक पहुंच गए। उन्होंने मोटे कपड़े का चोगा पहना हुआ था, जिसके कॉलर के सभी बटन बड़े करीने से लगे हुए थे। यहाँ तक कि कफ भी बिल्कुल सीधे मोड़े गए थे, बिना किसी कोण के। ये सिर्फ उनकी पोशाक ही नहीं बल्कि उनकी मुद्रा भी थी। अन्य लोगों के विपरीत, जो स्टूल पर पूरी तरह बैठते हैं, वह उसके आधे भाग पर ही अस्थायी रूप से बैठा था। उसकी मुट्ठियां आधी बंद थीं और वह विनम्रतापूर्वक घुटनों पर टिकी हुई थी।
सिर थोड़ा झुका होने के कारण उसकी आंखें इधर उधर नहीं घूम रही थीं, बल्कि सीधे सामने की ओर देख रही थीं। जब लियूजी ने उसे चाय का कप दिया तो उसने दोनों हाथों से उसे स्वीकार करने के लिए अपना सिर उठाया और बार बार धन्यवाद व्यक्त किया। उसका यह व्यवहार लिन युआन के लिए सचमुच मनोरंजक था। सच कहूं तो जब से वह इस युग में आई थी, ये पहली बार था जब वह इतने सख्त और सटीक व्यक्ति से मिली थी। बॉस मेंग अपनी दुकान क्यों बेचना चाहता है? मैंने सुना है कि यह व्यवसाय 1 दशक से भी अधिक समय से चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस मेंग इसे छोड़ने को तैयार हो? लिन युआन स्वाभाविक रूप से कारण जानती थी, लेकिन उसने मजाक के साथ सवाल पूछा। जैसी कि उम्मीद थी, मेंग लियांगडोंग ने उन्हें निराश नहीं किया। उसे बात करते देख मेंग लियांगडोंग, जिसने अभी अभी अपना चाय का कप अपने होठों तक उठाया था, ने तुरंत कप को मेज पर वापस रख दिया। उसके हाथ फिर से घुटनों पर आधे मुड़े हुए थे। यहाँ तक कि जब वह उससे बात कर रहा था, तब भी उसकी आंखें चतुराई से उसकी ओर देखने से बच रही थीं। अफसोस, हर परिवार के पास जपने के लिए अपना एक कठिन शास्त्र होता है। चूंकि मिस लिन ने पूछा है, इसलिए मैं खुलकर बोलूंगा। दरअसल ये दुकान मुझे मेरे पिता ने विरासत में दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इसे चलाने में कुशल नहीं हूं और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहा हूं। अब दुकान की आय उसके खर्चों को पूरा नहीं कर सकती। अगर मैं जल्द ही कोई कदम नहीं उठाता तो मुझे डर है कि इतने वर्षों में जमा की गई मेरी बचत बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास इसे दर्दनाक तरीके से छोड़ने और इसे संभालने के लिए किसी की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ लियूजी ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया, उसका मुंह कड़वाहट से मुड़ गया। उसे बॉस मेंग के बोलने का तरीका अविश्वसनीय रूप से उबाऊ लगा और उसे एक भी वाक्य समझ में नहीं आया। हालांकि लिन युआन समझ गई थी, लेकिन वह उसके द्वारा लगातार औपचारिक रूप से मैं शब्द का प्रयोग करने से लगभग चक्कर खा रही थी। उसका अनुमान गलत नहीं था। मेंग लियांगडोंग वास्तव में पढ़ाने वाले व्यक्ति थे और उनके अवलोकन के आधार पर संभवतः एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। यदि ऐसा था तो क्या ये हो सकता है कि मेंग लियांगडोंग दुकान बेचने और परीक्षा देने के लिए राजधानी की यात्रा करने की योजना बना रहा था? इस विचार के साथ लिन युआन ने प्रश्न पूछा। बिना पूछे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके प्रश्न ने सब कुछ उलट दिया, क्योंकि पहले भावशून्य मेंग लियांगडोंग अचानक उदास दिखने लगे और गहरी सांस लेने लगे। मिस लिन की नज़र सचमुच बहुत पैनी है और वह मामले की तह तक पहुंच जाती हैं। मैंने कुछ वर्षों तक छात्रवृत्ति के क्षेत्र में काम किया है और कई बार प्रांतीय परीक्षाओं में भाग लिया है। हालांकि अफसोस, किसी कारण से हर बार जब मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ परीक्षा हॉल में प्रवेश करता था, तो परीक्षा के प्रश्नपत्रों को देखकर मेरा दिमाग खाली हो जाता था। मैं जो कुछ भी पढ़ा था उसे याद नहीं कर सका। परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद ही मैं विषय वस्तु को शब्दशः लिख सका। मैंने 3 बार त्रैवार्षिक प्रांतीय परीक्षा दी, हर बार एक ही परिणाम मिला, जब तक कि मैंने अंततः आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विचार त्याग नहीं दिया। लिन युआन ने ऐसी स्थिति के बारे में सुना था जहां व्यक्ति आमतौर पर आसानी से लिख सकता था, लेकिन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था। सीधे शब्दों में कहें तो यह मानसिक दृढ़ता की कमी थी। इसके अलावा मेंग लियांगडोंग ने जो संकेत दिया, उसके अनुसार उन्होंने आधिकारिक पद प्राप्त करने के लिए 1 दशक से अधिक समय बिताया होगा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि क्यों उनके बारे में एक पराजित व्यक्ति की छवि बनी हुई थी। इस छोटी सी किशोरी के सामने, जो मुश्किल से किशोरावस्था में थी, उसने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। उसकी स्थिति को समझते हुए लिन युआन को उसके प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। आखिरकार किसी के लिए 1 दशक तक किसी चीज पर कायम रहना दुर्लभ था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दे तो केवल उसकी दृढ़ता ही लिन युआन की प्रशंसा अर्जित करने के लिए पर्याप्त थी।